मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एम के जुडिशरी इनसाइट्स। BNSS 2023 यानी कि जिसने CRPC को रिप्लेस किया है, हम उसको पढ़ रहे थे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को एक क्विक रिवीजन में, जिससे कि पूरी स्टडी आपकी एक बार हो जाए, सो दैट कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप पढ़ सकें आगे। उसके लिए सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज ये टोटल आपका 6th पार्ट है। 5 पार्ट इसके पहले आ चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। देखिए, BNSS 2023 यहाँ अभी तक हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक पढ़ चुके हैं। प्रिलिमिनरी पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स, 3rd में पावर ऑफ द कोर्ट्स, 8 टू द मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस एंड पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, अरेस्ट, प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस एंड प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 9 को डील किया, जहाँ पे सिक्योरिटी एंड फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर, इसके लिए जो बॉन्ड लिए जाते हैं, 3 years के बॉन्ड हैबिचुअल ऑफेंडर से और कन्विक्टेड पर्सन से, एंड 1 year का बॉन्ड किसके से लिया जाता है, आपका कोई सस्पेक्टेड पर्सन है जो डिसिमिनेट कर रहा है कहीं पे, उससे ले सकते हैं, ठीक है, और जो कन्विक्शन के अदर केसेस है उनमें ले सकते हैं। तो टोटल हमने जो 5 केसेस थे जहाँ पे बॉन्ड ले सकते हैं, वो चैप्टर 9 में डील किया, फ्रॉम सेक्शन 125 टू 143। अब इसी से रिलेटेड हम आज चैप्टर 10 नहीं करेंगे, जो ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस है उसको बाद में करेंगे। पहले हम चैप्टर 11 डील करेंगे। चैप्टर 11 क्यों करेंगे? क्योंकि चैप्टर 11 करता है बात पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी की। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का रोल है यहाँ भी, ठीक है। तो जो चैप्टर 11 है ये आपका पड़ेगा कहाँ, सेक्शन की हमेशा ना एक वो जरूर याद रखें कि 148 से 167 जो लिमिट्स ऑफ सेक्शंस है कि कहाँ से कहाँ तक उसके सेक्शन आते हैं, उसका आपको जरूर पता होना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि कभी कभी ना एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड भी आपका बहुत काम आता है, ठीक है। एंड इसी के साथ में लिख लेना, इसके साथ ही लिख लिया करो रीड विद। ये यहाँ भी चैप्टर 11 है और वहाँ भी चैप्टर 11 है, बट वो किसका है, भारतीय न्याय संहिता BNS, जिसने किसको रिप्लेस किया, हमारी IPC को, ठीक है। अब वहाँ पे जब अब हम BNS पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि 189 से 197 तक ही जो सेक्शंस हैं भारतीय न्याय संहिता के, वो डील करते हैं। अब वहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरी है जानना, यहाँ हमने क्या जाना था, सबसे पहले हमने यहाँ जो कीवर्ड्स हैं हमारे, जो आपको पता होने चाहिए, अनलॉफुल असेंबली, कॉमन ऑब्जेक्ट, राइटिंग एंड एफ्रे, ये 4 जो है मेन कीवर्ड्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जिसको हमने BNS में पढ़ा था। और इसी से रिलेटेड हमारा जो ये सेक्शन है, ये किसका है, ये आपका BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 11 है। तो अच्छी चीज़ क्या है कि दोनों जगह वहाँ पे क्या है, दोनों ही सेक्शंस क्या है, चैप्टर 11 है। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए। अनलॉफुल असेंबली वो जहाँ पे 5 या उससे ज़्यादा लोग जो है एक साथ इकट्ठे हो गए किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए कोई अनलॉफुल काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 5 व्यक्ति आपको और कहाँ चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, डकैती। अब राइटिंग और एफ्रे क्या होता है, राइटिंग क्या होता है, जब कोई अनलॉफुल असेंबली या उसका कोई भी मेंबर कहीं पे अगर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करता है तो वो किस में आ जाएगा, राइटिंग में आ जाएगा। एफ्रे क्या है, जहाँ पे कोई भी 2 या ज़्यादा व्यक्ति, 2 और मोर पर्सन्स फाइट इन अ पब्लिक प्लेस, दैट इज नॉन एज एफ्रे। सो राइटिंग इज द मोर सीरियस ऑफेंस देन एफ्रे। इसकी तो हम डिटेल वहाँ बात कर चुके हैं। इसी से रिलेटेड आज हम डील करेंगे हमारा चैप्टर 11, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। सेक्शन का आप जब भी आप देखो, आपका जो बेर एक्ट होता है वही लिख लिया करो, 148 से 167, ठीक है। एंड यहीं पे रीड विद चैप्टर 11 ऑफ BNSS, BNSS के चैप्टर 11 के साथ, BNS सॉरी, भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 11, और इसको भी यहीं पे लिख लो
कि सेक्शन कितने हैं 189 से 197। इससे आपको दो चीज़ें कवर हो गई, आपका साथ ही साथ बीएनएस का भी आपको लिंकिंग हो गया और आपको बीएनएसएस का ही पता लग गया। अब आपने बार बार हम पहले पढ़ते थे कि धारा 144 लग गई है, धारा 144 लग गई है। आज उसी धारा 144 को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। अब ये वर्डिंग भी चेंज हो जाएगी। पहले जो धारा 144 लगती थी वो कहाँ पे लगती थी, जब कहीं पे किसी मैजिस्ट्रेट को कुछ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट यानी डीएम और एसडीएम कोई पब्लिक पीस का डिस्टर्बेंस होता था। तो ये पहले 148 पे आइए, अनलॉफुल असेंबलीज। अनलॉफुल असेंबली कहाँ है, वहीं पे भारतीय न्याय संहिता में पढ़ेंगे हम। दिखा ना हमने ऊपर सेक्शन 189। जो 128 है पहले ये 129 ऑफ सीआरपीसी होता था। और यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, इस सेक्शन को समझना। एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और इन एब्सेंस ऑफ सच ऑफिसर इन चार्ज एनी पुलिस अफसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। यानी कि अथॉरिटीज कौन कौन हो गई, कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो सकता है, एसएचओ हो सकता है, या एसएचओ नहीं है इन केस तो कोई भी पुलिस अधिकारी, बट मिनिमम ही शुड बी एसआई, सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, उससे नीचे का व्यक्ति नहीं हो सकता। ही में वो कमांड कर सकता है किसी भी अनलॉफुल असेंबली को या किसी भी असेंबली जो 5 और मोर पर्सन्स की है जो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और ये बाउंड ड्यूटी है सॉरी, ये बाउंड ड्यूटी है उस असेंबली के मेंबर्स की कि वो डिस्पर्स हो जाएं। कहीं पे 5 से ज़्यादा व्यक्ति पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इनको आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट यानी कि इसमें डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, या किसी पुलिस स्टेशन का जो अफसर आईसी है, और अगर उसकी एब्सेंस में कोई भी पुलिस अफसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई, इनको बोलेगा कि भाई यहाँ से जाओ, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब मत करो। एंड ऐसी कमांड के बाद, ठीक है, इफ अपॉन बीइंग सो कमांडेड, अगर वो फिर भी नहीं जाते, ये लोग मान लो कमांड देने के बाद भी नहीं जाए तो क्या होगा, है ना। तो ये दिखा रहा है इनको कि भैया ये हटना नहीं चाह रहे हैं, तो दे कैन यूज दी सिविल फोर्स। सिविल फोर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा सुना हो कि आर्मी बुला ली गई, पब्लिक डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो गया था, पब्लिक पीस। अगर भाई 148 सिविल फोर्स से यानी कि सिविल पुलिस से भी वो नहीं हारे हैं तो डिफेंस में आर्मी बुलाई जाती है, आर्मी का मार्च करवाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आर्म फोर्सेस का यूज़ कर सकता है। अब जो आर्म फोर्सेस है भाई वो आएगी तो उसको कुछ पावर चाहिए तभी तो डिस्टर्ब करेगी, मतलब उनको डिस्पर्स करेगी। सो द पब्लिक सिक्योरिटी इज मैनिफेस्टली इंडेंजर्ड, जब पब्लिक सिक्योरिटी इन डेंजर में आ जाती है, ठीक है, और कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है किसी कमीशन या गजटेड अफसर ऑफ आर्म फोर्सेस के साथ, तो वहाँ पे जो कमीशनड ऑफिसर होगा या गजटेड अफसर होगा किसका, आर्म्ड फोर्सेस का, अब वो डिस्पर्स कर सकता है उस असेंबली को विद द हेल्प ऑफ अपने आर्म फोर्स के साथ में, ठीक है। बट उसे कम्युनिकेट करना है, उसे कम्युनिकेट करना है तुरंत, किसके साथ, जब भी पॉसिबल हो पाए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के साथ, और वो उसको बताएगा कि वो फिर आगे एक्शन कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। 151 प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट डन अंडर सेक्शन 148, 149, 150। अब ये प्रोटेक्शन देता है, इससे पहले प्रोटेक्शन बताओ कहाँ पे है, आर्म फोर्सेस के बंदों को पहले भी प्रोटेक्शन दी गई है, अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिलती है, कहाँ पे मिलती है, 42 सेक्शन लिख लेना यहाँ, रीड विद, यहाँ पे एक्चुअली लिंक विद लिखा करो, सेक्शन 42 रीड विद होता है जिसमें कंटेंट दोनों का सेम, बट वो डिफरेंट बात है, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ है। ये कह रहा है कि 148 में या पुलिस ने 149 में आर्म फोर्सेज में, ठीक है, या 150 में आर्म फोर्सेज का जो गजेटेड ऑफिसर है, कमीशन अफसर, उसने कोई एक्शन लिया है तो भैया उसके खिलाफ में जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं देगी, ठीक है,
तब तक कोई भी एक्शन नहीं ले सकते अगर वो आर्म फोर्सेस का बंदा है। ये एमसीक्यू यहाँ से पूछा जाता है पहले लाइन में। यहाँ आर्म फोर्सेस का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है या सिविल पुलिस है, पुलिस स्टेट का मैटर है तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। तो आपने देखा 148 से लेकर के 151 तक आपने अनलॉफुल असेंबली को पढ़ा। अब आते हैं पब्लिक न्यूसेंस। देखो पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, यहाँ टोटल 6 कंडीशंस दी गई हैं। अब सपोज करो, मैं आपको एक तरीका, ये हमारे डीएम साहब हैं, ये किसी गांव में जाते हैं। अब गांव में जाते हुए देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें हो रही हैं जिससे कि पब्लिक लाइफ को इन डेंजर हो सकता है। ठीक है, तो उसको ये हटवा सकते हैं। एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी पब्लिक प्लेस फ्रॉम एनी वे रिवर चैनल। अब गाँव किसी ने क्या किया, नहर को ब्लॉक कर दिया है तो हटवाना पड़ेगा। इससे क्या फ्लड आ सकती है, वहाँ के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब वहाँ पे कोई ऐसा ट्रेड या ऑक्यूपेशन, कोई इस तरह का व्यापार चल रहा है जिससे क्या है, जो उसमें गुड्स और मर्केंटाइज बेची जा रही है वो इंजीरियस हैं। पानी की बोतल सेल हो रही है कहीं पे, बट वो पानी जो है अशुद्ध है, कंटामिनेटेड है। ऐसे उसको टू कीप देयर ऑफ रेगुलेटेड, उनको रिमूव करवा देगा वहाँ से कि ऐसी चीज़ें नहीं बेची जाएंगी। पनीर है, नकली पनीर, आपने देखा हुआ दिवाली पे मिठाइयाँ सीज हो जाती हैं। दीज आर द रीजन्स दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस इज लाइकली टू ओकेजन कॉन्फ्लिग्रेशन एक्सप्लोजन शुड बी प्रिवेंटेड और स्टॉप्ड। कोई ऐसी बिल्डिंग बन रही है जो गिर सकती है, एक्सप्लोजन हो सकता है, वहाँ पे पब्लिक को खतरा हो सकता है। कोई ऐसा बिल्डिंग टेंट स्ट्रक्चर है जो कभी भी गिर सकता है, आपने देखा बहुत पुरानी बिल्डिंग है और कभी भी गिर सकती है, तो उसको भी हटवाया जा सकता है। कोई ऐसा टैंक, वेल, एक्सकेवेशन होते हैं गड्ढे, कोई ऐसा गड्ढा बनाया जा रहा है जिसमें कोई गिर सकता है। आपने बार बार सुना होगा कि हॉल में बच्चा गिर गया, है ना, तो उस केसेस में कोई डेंजरस एनिमल है, किसी ने एक ऐसा डॉग अपने पेट रख रखा है जो किसी को भी, जो बहुत ज़्यादा जानलेवा है। तो ये जो आपने ए से लेके एफ तक कंडीशंस पढ़ी हैं, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, कंडीशनल ऑर्डर पास करेगा। कंडीशनल ऑर्डर का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति की भी वो एक्टिविटी है ए टू एफ में, उसको बोला जाएगा कि भाई आपकी ये चीज़ हम क्यों ना बंद कराएं, यानी एक तरह से शो कॉज दिया जाएगा। ठीक है, और शो कॉज में कंडीशन बताई जाएगी कि भाई ऐसे जो आपका टैंक है उसको फेंसिंग करो, गड्ढे की फेंसिंग करो को ताकि ना गिरे, बिल्डिंग को रिपेयर करवाओ, ऐसी बिल्डिंग को मत बनाओ, ऐसा ऑक्यूपेशन मत करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है। नो ऑर्डर ड्यूली मेड बाय मैजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑफ सिविल कोर्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उसको सिविल कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, यानी कि कंडीशनल ऑर्डर बना 152 में, 153 में उसकी सर्विस भी तो होगी, किस तरह से सर्व किया जाएगा। तो जैसे हम सम्मन सर्व कर रहे थे, किस चैप्टर में कर रहे थे, चैप्टर 6। ठीक है, कहाँ से कहाँ पे सर्व कर रहे थे, 63 से 93। अभी हमने सम्मन्स का पूरा चैप्टर पढ़ा ना, सम्मन्स और वारंट। ठीक है, तो ये उसके बारे में बात करता है। पर्सन टू हुम ऑर्डर इज एड्रेस्ड, अब जिसको वो सम्मन यानी वो कंडीशनल ऑर्डर भेजा गया है, वो विद इन टाइम या तो वो एक्टिविटी कर देगा भाई, या तो वो फेंसिंग करा देगा उसकी, या वो आके बताएगा कि उसे क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। पेनल्टी, अगर भाई कोई 154 में कंडीशनल ऑर्डर रिसीव हो गया और उसका कंप्लाई नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा, पेनल्टी हो जाएगी। कहाँ पेनल्टी होगी, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 223 के तहत, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 223। अब जब भी आपको किसी इस तरह से भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 223 मिलता है ना, तो उसको क्या किया करो, आप यहाँ पे लिख लिया करो। ठीक है, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। 156 प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। अरे मैंने इसलिए नहीं लिखवा कि खुद से जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें
समझ में नहीं आएंगी। ठीक है भाई, कैसे समझ में आएंगी बताओ आप? हाँ चलो 223 का नॉमेनक्लेचर आप लिखोगे और इसकी जो पनिशमेंट है वो 2 साल और फाइन और बहुत है। ठीक है, ये मैंने पनिशमेंट बता दिया आपको। प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। अब मान लो कहीं पे पब्लिक का एक राइट है और उसको डिनाई कर दिया गया है। ठीक है, अब वो पर जो ऑब्स्ट्रक्शन थी उसको प्रिवेंट करना था, न्यूसेंस को करना था, डेंजर था जो उसको करना था, तो उस केस में क्या करेगा? जब पब्लिक राइट की बात आती है तो वो एक इंक्वायरी कराई जाएगी मैजिस्ट्रेट के द्वारा। और देखो मैजिस्ट्रेट कौन है यहाँ पे? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है। और अगर वहाँ पे रिलायबल एविडेंस मिलते हैं, ठीक है, तो फिर वो एक्शन ले सकता है, जैसा कि 157 में बताया गया है। 157 आपको बताता है प्रोसीजर वेयर पर्सन अगेंस्ट हुम ऑर्डर इज मेड अपीयर टू शो कॉज। मैंने आपको क्या बताया? या तो आपको जो आदेश मिला है 154 में उसका पालन करो, या आप कोर्ट के सामने आके बताओ। कौन सी कोर्ट? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की कोर्ट। और अगर मैजिस्ट्रेट आपसे सेटिस्फाई हो गया तो सेट असाइड हो जाएगा कंडीशनल ऑर्डर। अदरवाइज दैट कंडीशनल ऑर्डर बिकम दी एब्सोल्यूट ऑर्डर। अगर सेटिस्फाई हो गया तो कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगी आपकी। ठीक है, उसमें कोई चेंज होना चाहिए तो चेंज होगा उसमें, अदरवाइज वो आपका एब्सोल्यूट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वहाँ पे अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो लोकल इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, किसी एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट। यही से एमसीक्यू पूछता है आपसे, तो सेक्शन नंबर विद दिस ऑलवेज रिमेंबर, वो एग्जाम लोकल इन्वेस्टिगेशन कराएगा या एक्सपर्ट से एग्जामिन करवाएगा। पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शंस। जब मैजिस्ट्रेट लोकल इन्वेस्टिगेशन करवा रहा ना, तो वहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन, रिटन इंस्ट्रक्शन दे सकता है, गाइडलाइंस दे सकता है कि कैसे करना है। 160 प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसओबीडियंस। अब आपका जो कंडीशनल ऑर्डर पास हुआ था, उस कंडीशनल ऑर्डर किस लिए हुआ था? हमने बात की थी 6 कंडीशंस थी A to F, इनको रिमूव करने के लिए। लेकिन अब वो ऑर्डर पे आपने कंप्लाई नहीं किया तो ऑर्डर या फिर शो कॉज दियर, मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं हुआ एविडेंस से, इट बिकम्स एब्सोल्यूट। और उसका अगर ओबीडियंस नहीं करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज की यहाँ बात करता है। हमने सेक्शन 223 की के अकॉर्डिंग उस पर एक्शन ले जा सकता है, उसको पनिशमेंट मिल सकती है। और अगर जो एक्शन लिया गया वो गुड फेथ में है तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। अभी अभी आपने पढ़ा है कि सिविल कोर्ट में उस कंडीशनल ऑर्डर को क्या कर सकते हो? चैलेंज नहीं कर सकते। इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। अगर मैजिस्ट्रेट जो ऑर्डर दे रहा है 152 में, देखो 152 जहाँ पे आ जाए वहाँ एक ऐसे लिख लो कंडीशनल ऑर्डर, कंडीशनल ऑर्डर 152 में। अगर उसे लगता है कि भाई जब तक कोई इमीडिएट डेंजर है, देन ही विल स्टे, भाई उस चीज़ को क्या करेगा? रोक देगा। ठीक है, इंजंक्शंस का क्या मतलब होता है? स्टे लगा देना, ताकि भाई जब तक तुम अपनी बात नहीं बताए तब तक इस काम को बंद करो और फिर हमें बताओ, देन अगर आपकी बात सही होगी तो आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसको हम बंद करा देंगे। अब देखो जहाँ कहीं भी आपको गुड फेथ मिल जाए ना किसी के द्वारा भी, तो वहाँ कोई अपराध नहीं होता, तो कोई मुकदमा उसके खिलाफ नहीं हो सकता। मैजिस्ट्रेट में विदाउट रिपीटिशन कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। भाई देखो कहीं पे डीएम, एसडीएम या कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कोई डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, अब वो किसी भी व्यक्ति को कह सकता है कि नॉट टू रिपीट और कंटिन्यू सच पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस एज डिफाइंड इन भारतीय न्याय संहिता। अब आते हैं अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस। अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस। अब आप में से कितने लोगों ने धारा 144 के बारे में सुना है? सभी ने सुना होगा।
सभी ने सुना है ना। तो आज उसी की हम यहाँ बात करेंगे। 144 धारा बार बार आप न्यूज़ में सुनते हो कि धारा 144 लग गई है, तो उस धारा 144 को अभी क्या हो गई है बोलना है आपको, 163 लग गई है। ये CRPC में 144 होती थी, अब से कहेंगे कि धारा 163 सेक्शन 163 इम्पोज्ड, ठीक है। और इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं आपके, जो CRPC में था वही सेम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछ ले कि अभी धारा 144 नए कानून में क्या है, बोलो जी 163 है ना। अगर कहीं पर भी कौन दे सकता है, DM, SDM या कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को इस बिहाफ पे क्या कर रखा है, एम्पावर कर रखा है, उसे सफिशिएंट ग्राउंड लगते हैं, तो उस केस में वो वहाँ पे धारा 163 लगा सकता है। अब बात आती है कि भाई धारा लग गई, उसके बाद ये कितने टाइम तक फोर्स में रहेगी। नो ऑर्डर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months फ्रॉम द मेकिंग देयर ऑफ, 2 महीने, 2 महीने। लेकिन एक प्रोवाइजो है यहाँ पे, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ह्यूमन लाइफ को, हेल्थ को, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कोई दंगा फसाद ना हो जाए, राइटिंग या एफरे ना हो जाए, तो वो क्या कर सकती है, 6 महीने तक फॉर सच फर्दर पीरियड। ये देखो यहाँ लिखा है फर्दर पीरियड, यानी 2 months तो था ही, अब 2 months के बाद फर्दर पीरियड ऑफ प्लस 6 month तक, बट 6 महीने यानी टोटल 8 months से आगे नहीं जाएगा वो। क्लियर। अब आता है डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। गांव में आपने देखा होगा बहुत बार ना, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जैसे कोई वेल है, टैंक है, वाटर बॉडीज है, उनके ऊपर ना झगड़े हो जाते हैं, तो ब्रीच ऑफ पीस हो जाता है। तो उसके लिए अलग से प्रोविजन दिया गया सेक्शन 164, प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। आपने देखा होगा ना कि गांव में कंबाइंड जो है भाई कॉमन तालाब होता है, जहाँ सब अपने पशुओं को लेकर जाते हैं, या कोई आपका वेल है जहाँ से सारा गांव पानी पीने का पानी यूज़ करता है। तो ऐसे को जो कोई भी लैंड या वाटर बॉडी है उस पर अगर ब्रीच ऑफ पीस हो जाता है, या फिर कोई पानी का वो है, 2 गाँव का झगड़ा होगा कि ये पानी नहर का हमारा है, ये उनका है, तो इस टाइप के झगड़ों के लिए जो पर्टिकुलर सेक्शन बनाए गए 164 और 165। जब किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ये पुलिस रिपोर्ट्स पे या कोई भी इंफॉर्मेशन उसको जो मिलती है, उसे पता है कि सो एंड सो प्लेस में पब्लिक पीस का ब्रीच हो सकता है, ठीक है। और वहाँ पे ग्राउंड क्या हो सकता है, आपका वाटर हो सकता है या वो लैंड हो सकती है। तो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में वो उनको एक नोटिस दे देगा। और यहाँ पे बहुत क्लियर बता दिया कि लैंड और वाटर इंक्लूड्स बिल्डिंग, मार्केट, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड रेंट्स और प्रॉफिट ऑफ सच प्रॉपर्टी। पंचायत की ज़मीनें होती हैं, उनका एक अलग से अपना रेंट आता है। अब उस आदेश की कॉपी जो है वो इस मैनर में सर्व की जाएगी जैसे सम्मन्स को हम सर्व करते हैं, ठीक है। एंड पर्सन और पर्सन एज ए मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट एंड एटलीस्ट 1 कॉपी शैल बी पब्लिश्ड। सम्मन तो सर्व हो की तरह सर्व होगा वो ऑर्डर, बट उसी जगह कहीं पे कॉन्स्पिशियस प्लेस और नियर द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, जहाँ वो डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, वहाँ पे क्या करेंगे, एक उसकी कॉपी भी पेस्ट कर दी जाएगी। क्लियर। 165 फिर क्या कहता है कि पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड पॉइंट रिसीवर। सबसे पहला काम क्या है कि मान लो इस वाटर बॉडी पे डिस्प्यूट हो गया है, सबसे पहले जो इसमें इन्वॉल्व है उनको एक ऑर्डर जारी करेगा DM, कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, और एक वहाँ पे कहीं पे चिपका देगा। उसके बाद इसको अटैच कर लिया जाएगा और एक रिसीवर अपॉइंट होगा हु विल डू एन इंक्वायरी एंड डिसाइड कि वो किसके लिए जाना चाहिए। डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड। अब यहाँ पे जो 164 और 165 में हम पढ़ रहे थे, यहाँ उसकी ऑनरशिप के लिए लड़ाई हो रही है, और जो आपका 166 है यहाँ पे राइट टू यूज के लिए हो रही है।
इसके लिए राइट टू यूज़ के लिए। और इसी केसेस में क्या कर सकते हैं, लोकल इंक्वायरी की जा सकती है। लोकल इंक्वायरी को लिंक विद जो आप अभी ऊपर पढ़ के आए हो। सो यहाँ आपने देखो इस चैप्टर में हमने कवर कर लिया है, क्या क्या कवर किया हमने यहाँ पे, कि किस तरह से अनलॉफुल असेंबली को, किस तरह से पब्लिक न्यूसेंस को, ठीक है, वाटर बॉडी और लैंड के डिस्प्यूट्स को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अभी जो धारा 144 थी दैट बिकम्स दी 144 बिकम 163, रिमेंबर दिस, ठीक है। पहले 4 + 4 8 + 1 9 हुआ करता था टोटल सम, अभी 10 हो गया, एक स्टेप आगे। सो ये चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अभी प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस से लेकर के 168 से 172 तक, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका FIR, यानी कि इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट। तो उसको बिल्कुल भी मिस ना करें, इन्वेस्टिगेशन इज तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रिमिनल लॉ का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अपना चैप्टर 12 और 13 स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट कि हम बाकी एक्ट्स की भी इसी तरह से वीडियोस बनाने के लिए उत्साहित होते रहें। और आपके सजेशंस, आपकी कोई भी एडवाइस मोस्ट वेलकम। प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।